हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 9 जुलाई। वीडियो के संबंध में कोई डाउट्स हो तो आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में या मुझे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये एक ब्रिटिश टाइम की प्रथा चली आ रही है भारत के अंदर, और ये है हिल स्टेशंस को लेकर के। जो भारत में राज्यपाल हैं उनके लिए हिल स्टेशंस पे जो व्यवस्थाएं की जाती हैं गर्मियों के समय में, ये ब्रिटिशर्स के समय से चली आ रही है। उनके समय पे ये स्टार्ट की गई थी, तब इतने एसी और इनका आविष्कार नहीं हुए थे, इतने प्रचलन में नहीं थी चीज़ें। तो ये व्यवस्थाएं समझ में आती हैं, लेकिन इनके द्वारा इस न्यूज़ आर्टिकल के अंदर बताया जा रहा है कि आज के समय में इतना ज़्यादा खर्चा करना इन चीज़ों के ऊपर लेकर के कि ये अरेंजमेंट किए जाते हैं पूरे के पूरे, चाहे राज्यपाल वहाँ पे जाएं या ना जाएं। आपने सुना होगा समर कैपिटल्स बनाई जाती हैं, जैसे राजस्थान में माउंट आबू की यहाँ पे बात की जा रही है। तो यथार्थ में यदि चीज़ें देखी जाएँ तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी पूरे के पूरे एसी लगे हुए हैं राजभवन में, यदि हम बात करें जहाँ भी उनके राजभवन है। तो इतना खर्चा इनके ऊपर क्यों किया जा रहा है, ये सारी चर्चा की जा रही है। तो बात कर रहे हैं, हे सरकार कोरोना काल में बंद करो ये अंग्रेजी राज की व्यवस्था, हिल स्टेशनों पर विशेष राजभवन की व्यवस्था से हो रहे करोड़ों रुपए ठंडे। मतलब आप राजभवन वहाँ पे ले जाते हो, टेम्प्रेरी जो अरेंजमेंट करते हो उनके लिए, वहाँ पे उनके लिए व्यवस्थाएं करते हो, तो उनको वहाँ पे ठंडक दिलाने का काम करते हो। इसके चलते करोड़ों रुपए ठंडे हो रहे हैं, यानी कि बेकार जा रहे हैं वो रुपए, ऐसी बात की जा रही है। शाही खर्च पर महामहिम के स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं ये जो बनाई की व्यवस्था है। यहाँ बात की जा रही है 1868 में व्यवस्था चालू की गई थी माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू के अंदर ये व्यवस्था 1868 में शुरू की गई थी, ब्रिटिशर्स के लिए शुरू की गई थी, लेकिन ये आज भी चल रही है व्यवस्था। चाहे राज्यपाल वहाँ जाएं या ना जाएं, ये उनके लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम खर्चा इनके ऊपर किया जाता है। तो देख सकते हैं आप, माउंट आबू, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के अंदर, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, ऊटी तमिलनाडु, नैनीताल उत्तराखंड, महाबलेश्वर पुणे, नागपुर, इस प्रकार से ये हिल स्टेशन पर इनके लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं राज्यपाल महोदय के लिए। तो इनको लेकर के, इनके खर्चों को लेकर के यहाँ पे ये आज न्यूज़ कवर की गई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए। ये बात की जा रही है टोक्यो ओलंपिक की। तो टोक्यो ओलंपिक में मेडिकल इमरजेंसी के चलते वहाँ पे जो अब जो दर्शक हैं उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। बात की जा रही है ओलंपिक में दर्शकों की एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे मेडिकल इमरजेंसी के चलते इस प्रकार का डिसीजन लिया गया है। तो पीएम है योशीहिदे सुगा, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक हो रहे हैं वहाँ पे, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पीएम योशीहिदे सुगा इनका नाम है। टीवी प्रसारण के दौरान सड़क पार करते लोग मेडिकल इमरजेंसी घोषणा कर सुगा ने कहा कि गत माह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, इसलिए जो टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट हो रहे हैं 21 जुलाई से, आई थिंक 21 या 23 जुलाई से ही हैं, तो उनमें अब दर्शकों को एंट्री नहीं दी जाएगी। कोविड-19 के चलते इस प्रकार का डिसीजन लिया गया है। अच्छा, मुझे बताइए, इस बार जो ओलंपिक होने जा रहे हैं उनमें 5 नए खेलों को शामिल किया गया है। मैं डिस्कस कर चुका हूं आपसे पहले। उन खेलों के नाम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए। ये बात की जा रही है रिडको की, इंपॉर्टेंट है। एक नया कॉरपोरेशन बनने जा रहा है राजस्थान के अंदर, तो अब मिल सकेगा केंद्र का पैसा, ऐसी बात बोली जा रही है ये कॉरपोरेशन बनने के बाद। तो इसका नाम है पूरा राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसको बोला जाता है रिडको। नाम लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, याद रखिएगा ये कॉरपोरेशन बनाया जा रहा है। अब आपको पता होगा DMIC जो प्रोजेक्ट है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये परियोजना को विकास देने के लिए, गति देने के लिए, इस परियोजना विकास की गति देने के लिए इस प्रकार का कॉरपोरेशन डेवलप किया जा रहा है। इस कॉरपोरेशन में आपसे भागीदारी पूछी जा सकती है, तो 51% हिस्सा है ये है रीको का, यानी कि रीको राज्य सरकार का है। तो आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार का हिस्सा है 51%, और जो 49% हिस्सा है ये है कि यहाँ पे केंद्र सरकार का। तो ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि कितने कितने प्रतिशत किसकी भागीदारी है। तो याद रखिएगा रीको 51%। रीको के स्थान पर आपसे राज्य सरकार भी पूछा जा सकता है, क्योंकि रीको भी राज्य सरकार का है इसलिए। अच्छा, दूसरा प्रश्न है मेरा यहाँ पे आपसे कि DMIC जो कॉरिडोर है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा राजस्थान से होके गुजर रहा है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो याद रखिएगा, अब ये नया कॉरपोरेशन बनने जा रहा है रिडको, इसका नाम याद रखिएगा। ये एक कॉरपोरेशन है और इसमें अब केंद्र सरकार की भी भूमिका हो जाएगी, ये भी इनका पैसा मिल जाएगा इसके डेवलपमेंट के लिए।
ये है पूर्व सीएम है, ये वीरभद्र सिंह जी का निधन हो गया है। ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। लंबे समय से बीमार थे, इनको कोरोना भी हुआ था अप्रैल में, तो इस समस्याओं से जूझ रहे थे, तो इनका निधन हो गया है वीरभद्र सिंह जी का। तो इनके बारे में जस्ट आपको एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये कहाँ से संबंधित थे। यहाँ बात की जा रही है देरी से पर ज़रूरी कदम है सहकारिता मंत्रालय। ये बात की जा रही है सहकारिता मंत्रालय की। मैंने आपको बताया था 97वें संविधान संशोधन 2012 में किया गया था सहकारिता वर्ड को जोड़ने के लिए। और मुझे बताइए, मैंने कल भी आपसे पूछा था, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसको दर्शाया गया है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो अभी सहकारिता मंत्रालय नया बनाया गया है और इसके मंत्री हैं अमित शाह जी, जो कि होम मिनिस्ट्री भी संभालते हैं। तो बात की जा रही है कि ये जरूरी भी है कि जो कोविड-19 के कारण गरीबी देखी जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, वहाँ पे सहकारिता बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं सहकारिता के। अमूल दूध का नाम आपने सुना होगा, ये सहकारिता का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया के अंदर। राजस्थान के अंदर हम बात करें तो सहकारिता का एग्जाम्पल है आपका सरस दूध जो आता है, वो भी सहकारिता का ही एग्जाम्पल है। तो देखते हैं यहाँ पे मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल पुनर्गठन से पहले सहकारिता मंत्रालय गठन कर सहकार से समृद्धि के अपने नजरियों को जमीन पर उतारने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। यह कदम ऐसे समय उठाया गया जब देश में किसान आंदोलन की गूंज है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। पिछले दशकों में कृषि आय में लगातार कमी हुई है और बदहाल छोटे किसान कर्ज के दलदल से निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। सहकारिता मंत्रालय गठन ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। तो सहकारिता का जो ये कदम उठाया गया मंत्रालय बनाने का, जो रूरल इकोनॉमी है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसको सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। काफ़ी समय से आपने देखा होगा, यदि हम बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी में योगदान आता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की हम बात करते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री वाला सेक्टर हो जाता है। तो टर्सरी सेक्टर का भूमिका जो है भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। तकरीबन 50-51% की रोल रहता है हमारी जीडीपी में इस सेक्टर से, जबकि प्राइमरी सेक्टर यहाँ पे तकरीबन 55-60% आबादी इस पर डिपेंडेंट है और यहाँ केवल 17% आबादी डिपेंडेंट है। तो ये इसका आउटपुट देखिए 51%, और ये 55-60% जो लोग हैं ये काम कर रहे हैं सेक्टर में, और आउटपुट देखिए आप महज 17-18% जीडीपी में योगदान है। तो इसको बढ़ाने की बात की जा रही है। इसके लिए सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या सुधार देखने को मिलेंगे। तो बात की जा रही है इस मंत्रालय का जिम्मा अपने सबसे दमदार केंद्रीय मंत्री जी को दिया गया, अमित शाह जी को दिया गया। बता रहे हैं देश में सहकारिता अभियान को नया जीवन देना चाहते हैं। निर्मला सीतारमण ने इसके संकेत बजट भाषण में दे दिए थे। ये बात बताई जा रही है यहाँ पे। देश में सहकारिता आंदोलन नई बात नहीं है। गुजरात में जब छोटे किसान स्थानीय व्यापारियों बिचौलियों की मनमानी से परेशान थे, तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सहकारिता की राह दिखाई थी। सहकारिता की राह वल्लभ भाई पटेल साहब भी दिखा चुके हैं पहले समय में। इससे ना सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ी, बल्कि राज्य की जीडीपी के विकास में भी इसने अहम भूमिका निभाई। सहकारिता आंदोलन का उद्देश्य किसानों को फसल उगाने से लेकर प्रोसेसिंग व मार्केटिंग तक की जिम्मेदारी देना है। गुजरात मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड इसकी सफलता का ही एक मॉडल है जिसकी बात की जा रही है, या अमूल की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये कुछ मॉडल भी इनके द्वारा बताए गए हैं। राजस्थान में सरस भी इसका एक उदाहरण है, आप देख सकते हैं। तो बात की जा रही है सहकारिता मंत्रालय की, इसके बारे में पता होना चाहिए। इससे प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना बन जाती है। ये इंपॉर्टेंट केस है। स्टेन स्वामी जी की मृत्यु हो गई है, काफ़ी वृद्ध थे ये, तो इनको हिरासत में ले लिया गया था एनआईए के द्वारा। तो इनकी मृत्यु के चलते ये मानवाधिकारों के लिए काम करते थे। झारखंड में बहुत अच्छा काम किया था। इनके ऊपर आरोप लगे थे कि इनके नक्सलाइट से नेक्सस हैं बहुत तगड़े, तो उसको लेकर आरोप लगे थे। प्लस अब जो भीमा कोरेगांव मामला है, भीमा कोरेगांव आपको पता होगा कि ब्रिटिश आर्मी थी, वहाँ पे दलित लोग ब्रिटिश आर्मी के साथ में थे और एक तरफ थे पेशवा, यानी कि राजा महाराजा थे महाराष्ट्र के अंदर। तो ब्रिटिश आर्मी के द्वारा उन पर विजय पाई गई थी राजा महाराजाओं पे। उसमें जो दलित लोग थे, ये बात उन्हीं की जा रही है। तो भीमा कोरेगांव युद्ध हुआ था जब दलित ब्रिटिशर्स के साथ में मिलकर लड़े थे। ये अपनी आज़ादी की मांग कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये परेशान थे राजशाही शासन से, तो इन्होंने अंग्रेजों को साथ दिया और लड़ाई लड़ी और वहाँ के जो पेशवा राजा थे उनको हरा दिया था। तो इसका एक जश्न मनाया था। 1818 का युद्ध है भीमा कोरेगांव युद्ध, आपसे पूछा जा सकता है। तो 2018 में इसका 100 वर्ष एक सेलिब्रेशन किया गया था महाराष्ट्र के अंदर। तो वहाँ पे इनका रोल भी रहा था स्टेन स्वामी जी का। तो उसके चलते इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। एनआईए एक्ट है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो एनआईए बनाई गई है, वहाँ पे अभी कुछ बदलाव किए गए हैं। एनआईए में बताया गया है कि एक व्यक्ति को अब
एक व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। ये कुछ बदलाव किए गए एनआईए के एक्ट में। पहले क्या होता था, एक ग्रुप को आतंकवादी माना जाता था, लेकिन अब इतना स्ट्रांग बना दिया ऐसे एनआईए को, एक पर्टिकुलर व्यक्ति को भी आप आतंकवादी करार दे सकते हो। तो उसका दुरुपयोग करते हुए इस एक्ट, ये जो एक्ट है, ये जो बनाया गया है एनआईए, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी चर्चाएं इसमें की जा रही हैं, किस प्रकार से इसका दुरुपयोग किया गया है। वृद्ध आदमी को जेल के अंदर डाल दिया गया जहां पर कि उनकी मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। तो इसी पे चर्चा की जा रही है कि अब न्यायपालिका को दिखानी होगी सक्रियता। एक्टिविज्म की बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा जुडिशियल एक्टिविज्म एक टर्म है। कोई भी लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों की गरिमा की उपेक्षा नहीं कर सकता, इसलिए न्यायपालिका को सक्रियता दिखानी ही होगी। बात की जा रही है भारतीय समाज पर थोपे गए अंग्रेजी कानून से पैदा हुई विसंगतियों के चलते सन 1775 में राजा नंद कुमार के मुकदमे और उनकी फांसी का विवाद उठा था। लगता है आने वाले समय में मानवाधिकार कार्यकर्ता फादर स्टेन स्वामी की एनआईए की हिरासत में मौत का विवाद भी वैसा ही रूप धारण करेगा। तो ये एक मानवाधिकार कार्यकर्ता भी थे स्टेन स्वामी साहब। तो यूएन से लेकर यूरोपीय संघ तक ने इस मामले पर चिंता जताई है। इनकी मृत्यु होने के बाद यूरोपियन संघ जो है और यूएसए है, यूएन जो है, इनके द्वारा भी यहाँ पे अपनी प्रतिक्रिया दिखाई गई है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं। साथ ही उन कानूनों पर फिर से विचार करने की मांग की है जो बिना सुनवाई और जमानत के किसी को भी लंबे समय तक जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में रखे जाने की छूट देते हैं। उस समय टकराव बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल के बीच था। इस समय वह भारत के संविधान और आज़ाद भारत की सरकारों द्वारा लाए निवारक नज़रबंदी कानून के बीच है। तो ये कह रहे हैं कि अब इस प्रकार के कानूनों पर भी संशय बनता है जहां पर कि आपको बिना सुनवाई और जमानत के किसी को भी लंबे समय तक आप जेल में रख रहे हो। यानी कि उन्होंने पेटिशन भी लगाई थी इनको मतलब छूट, इनको जेल से बाहर रखने के लिए स्टेन स्वामी को, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया था स्टार्टिंग में। इतने सख्त नियम हैं, इतने सख्त लॉज हैं एनआईए के तहत जो बनाए गए हैं, तो उसको रिव्यू करने की बात भी यहाँ पे कर रहे हैं ये। फादर स्टेन स्वामी ने बम्बई हाईकोर्ट में ना सिर्फ अपनी जमानत की याचिका दायर की थी, बल्कि यूएपीए, इंपॉर्टेंट कानून है यूएपीए, और यूएपीए कानून और विशेष तौर पर उसकी धारा है 43D5, ये इंपॉर्टेंट एक धारा है 43D5, इसको इन्होंने चुनौती दी थी इस जमानत याचिका में। यह धारा जमानत की शर्तों को इतना कठोर बना देती है कि अदालत से जमानत मिलना आसान नहीं होता। इसी बीच इस कानून के तहत और इसी मामले में बम्बई हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य और उम्र के आधार पर बरबर राव को, कर्नाटक हाईकोर्ट ने 2020 के दंगों के मामले में 112 अभियुक्तों को, दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार दिव्यांगना कलिता नताशा नरवाल को, आसिफ इकबाल तना को हाल ही में जमानत दी है। आपको पता होगा इसी एक्ट के तहत यूएपीए जो कानून है उसके तहत अभी दिल्ली में जो दंगे हुए थे, आपने सुना होगा यूनिवर्सिटी का जो मामला था, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने उनको अभी फिलहाल में ही उनको जमानत दी है। तो उनका हवाला भी दिया गया था जब ये याचिका दायर की गई थी, तो उसी की बात चल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि विरोध के संवैधानिक अधिकार, ये बात की जा रही है, विरोध करने का भी एक संवैधानिक अधिकार है और आतंकवाद के बीच फर्क किया जाना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप किसी पर आतंकवादी आरोप ला के थोप के और उसके अंदर डाल दो। मतलब सरकार के खिलाफ यदि कोई आवाज़ उठा रहा है तो आप ये कानून उनके ऊपर लागू करके और आप उनको जेल में डाल दो, उनकी आवाज़ दबा दो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इनके बीच क्लियर कट एक फ़र्क होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, जो कि कॉमन होना चाहिए, मतलब उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। यहाँ बात की जा रही है हर विरोध को आतंकी गतिविधि मानना ठीक नहीं है। इसलिए बड़ा सवाल है कि स्टेन स्वामी जैसे वृद्ध और बीमार आरोपी को एक खतरनाक आतंकवादी मानकर जमानत देने से इनकार कर दिया गया, जबकि इसी 30 जून को भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने अपने एक व्याख्यान में कहा था कि कानून के राज और कानून द्वारा राज में फर्क यही है कि जहां पहले के तहत कानून में न्याय की गुंजाइश होती है, वहीं दूसरे के तहत नागरिकों को नियंत्रित किया जाता है और न्याय की गुंजाइश नहीं होती। स्टेन स्वामी के मामले में 3 मुख्यमंत्रियों समेत 10 विपक्षी दलों के नेताओं ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर मांग की कि उन लोगों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने स्टेन स्वामी पर फर्जी मुकदमे दायर किए थे। हालांकि विडंबना यह है कि जब 2008 में यूएपीए कानून में संशोधन के मौके पर तत्कालीन गृहमंत्री चिदम्बरम ने उसे एकदम सही कहा था। क्या हम लोकतांत्रिक देश में ऐसे कानून को सही ठहरा सकते हैं जिसमें न्याय की गुंजाइश ही ना हो? यह विडंबना है जो देश के नए रूप में पेश आ रही है। उम्मीद की जाती है कि न्यायपालिका इस पर संज्ञान लेगी और कार्यपालिका उसके निर्देशों पर अमल करेगी। तो बात की जा रही है न्यायपालिका अपना जुडिशियल एक्टिविज्म दिखाएगी और कार्यपालिका उसको फॉलो करेगी, उसको मानेगी, ऐसी इनसे एक अपेक्षा की जा रही है।
ऐसी ही एक विडंबना है सूचना प्रौद्योगिकी एक धारा है 66A के बारे में। तो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि 66A को इनवैलिड करार दे दिया है। वो केस था सुप्रीम कोर्ट में श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बाद 2015 का, लेकिन इस सेक्शन के तहत भी काफ़ी सारे मुकदमे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, ये भी देखा जा रहा है, जबकि इनवैलिड करार दे दिया है इसे ऑलरेडी 2015 के केस में। तो ऐसी ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं, लेकिन पुलिस है कि इस धारा के तहत अब भी मुकदमा दायर करती जा रही है। पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ की ओर से वरिष्ठ वकील संजय पारिक ने सुप्रीम कोर्ट में जब यह बताया कि इस धारा के तहत अब तक 1000 मामले दायर हो चुके हैं, तो जज RF नरीमन ने कहा कि यह तो भयानक स्थिति है। एक लोकतांत्रिक देश अपने नागरिकों की गरिमा की उपेक्षा लंबे समय तक नहीं कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं इस धारा को हटाने के बाद भी 1000 मामले सामने आए हैं। ये बताया गया पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ की ओर से ये जो मामला दायर किया गया था। तो इतने कुछ मामले चल रहे हैं भारत के अंदर, ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो उसको कहीं ना कहीं रिव्यू करने की बात की जा रही है। बात की जा रही है छोटा कामकाजी सप्ताह और मानवीय मूल्यों की समृद्धि की। दुनिया के कई देशों में 4 दिन के वर्क वीक पर विचार चल रहा है, यानी कि एक सप्ताह जो होता है उसमें 4 दिन काम होना चाहिए, उसकी बात चल रही है। ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा होगा तो मानव जो मूल्य है, यानी कि जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है, उसमें एक अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। तो बता रहे हैं कि छोटा कामकाजी सप्ताह और मानवीय मूल्यों की समृद्धि, यानी कि उनके विकास की बात की जा रही है। 4 दिन के वर्क वीक की मांग इसलिए है क्योंकि लोगों के पास वक्त बिताने के लिए ऐसी चीजें हैं जो उनके लिए मूल्यवान हैं। वर्ष 1880 में कर्मचारियों ने 8 घंटे के कार्य के दिवस की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था, जबकि उस समय काम के औसत घंटे प्रतिदिन कितने होते थे? 12। आप समझ सकते हैं मतलब कितना अत्याचार, कितना शोषण होता था कि 1880 की बात चल रही है, जबकि इंडस्ट्रियल इरा जब आया था, हर लोग चाह रहे थे कि इंडस्ट्री लेके आए अपने यहाँ पे और ग्रोथ हासिल करें। तो उस समय लोगों से 12-12 घंटे आप काम करा रहे हैं, मतलब समझ सकते हैं कि क्या हालत होती थी लोगों की। तब ये विरोध प्रदर्शन निकल के आए तो उनकी मांगें मान ली गई, लेकिन करीब 100 साल बाद आज मांग की जा रही है कि 4 दिन के कामकाजी सप्ताह की ये डिमांड की जा रही है कि 4 दिन का सप्ताह होना चाहिए कामकाज करने के लिए। जापान अपनी अर्थव्यवस्था के दिशा निर्देशों में इसकी सिफारिश कर रहा है, ये बात की जा रही है। जापान में इसकी मांग चल रही है। तो आइसलैंड ने इससे संबंधित एक ट्रायल किया है जो कामयाब भी रहा है। आइसलैंड देश है, आइसलैंड की मुझे कैपिटल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। यहाँ पे इसने ट्रायल किया है इस चीज़ को लेकर के, जो कि कामयाब भी रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि आप यदि आपके एम्प्लॉय लगे हुए हैं वो यदि खुश रहेंगे तो उनकी जो आउटपुट है, जो काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा निकल के आएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें सामने आती हैं यदि आप उनको कंफर्ट जोन में रखते हैं, आप उनका ख्याल रखते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप केवल आपसे उनको काम ही कराना है, आप केवल उनको कि भाई आप आइए 10 घंटे 12 घंटे हमारे यहाँ पे काम कीजिए, हम आपको पगार दे रहे हैं, ये मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। आपको उनका भी ध्यान रखना होगा, तभी वो आपका ध्यान रखेंगे। यानी कि म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम होना चाहिए, तभी दोनों चीज़ें अच्छी चलती हैं। कंपनी भी अच्छी चलेगी और आपके एम्प्लॉय भी अच्छे चलेंगे। स्पेन भी इस दिशा में कार्य कर रहा है। स्पेन की बात की जा रही है। सप्ताह में कामकाजी दिन घटाने की मांग महामारी से पहले की जा रही है, लेकिन कोविड-19 के बाद जिस तरह से ऑफिस का महत्व घटा है, इसकी स्वीकार्यता बढ़ने लगी है, या कहना चाहिए यह आवश्यक हो गया है। कंपनियों को एहसास हो गया है कि लचीली नीतियों से कर्मचारियों को आकर्षित करना आसान है, और कर्मचारियों ने साबित कर दिया कि वे बदलती परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं। बात चल रही है कि अभी कोविड-19 में वर्क फ्रॉम होम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो ये भी एक नई व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। अब भी हम कार्यप्रणाली के स्वरूप की संकीर्ण सोच लेकर चल रहे हैं। हालांकि कंपनियां, एक्टिविस्ट और कर्मचारी सभी वर्क वीक को छोटा करने के पक्षधर हैं, लेकिन वे कार्य के पुराने प्रारूप के दायरे में ऐसा करने का विचार कर रहे हैं। इसमें शक नहीं कि हम कम कार्य दिवसों में भी पूरा काम कर सकते हैं, बल्कि हमारी उत्पादकता और ज़्यादा हो सकती है। आप समझ सकते हैं, मैं बता रहा हूँ वही चीज़ कि आपका आउटपुट भी उतना ही अच्छा हो जाएगा। आपने देखा होगा दिल्ली जैसे मेट्रो जो शहर है, वहाँ पे 5 डेज वीक मोस्टली है ऑफिस के अंदर, तो 5 दिन के अंदर बहुत अच्छा वो अपना आउटपुट निकाल के आते हैं, लेकिन फिर 2 दिन उनको रिलैक्स चाहिए होते हैं। तो वो लोग कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाते हैं, अपने माइंड को फ्रेश करते हैं, रिवाइव करते हैं अपने आप को, फिर से पुनः एनर्जी लेके आते हैं, मंडे से फिर से काम पे लग जाते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें की जा रही हैं। यदि आप उनका ख्याल रखेंगे अपने कर्मचारियों का, तो आप वो भी बहुत अच्छा आउटपुट निकाल के लेके आएंगे। तो बात की जा रही है हमारी उत्पादकता और ज़्यादा हो सकती है। माइक्रोसॉफ्ट जापान ने भी तो ऐसा करके उत्पादकता में 40% की वृद्धि हासिल की है। अनावश्यक बैठकें ना करके, गैर कामकाजी जीवन से कोई व्यवधान ना होने के कामकाजी प्रारूप में जब 3 दिन का सप्तांत मिलेगा, तो हम काम के लिए सोमवार को अधिक तरोताजा व स्फूर्तिवान होकर लौटेंगे। इस बारे में सोचने के लिए ज़्यादा वक्त लगाने की जरूरत नहीं है। काम
कम घंटे काम करके हम स्वयं को बेहतर कर्मचारी साबित कर सकते हैं। इसका फ़ायदा यह होगा कि हम अपने आप में अधिक संपूर्ण बना सकेंगे। यानी कि ये वही चीज़ है कि मिनिमम रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट निकालना। यानी कि आप जो काम आप 5 दिन 6 दिन में कर रहे हैं, वो काम यदि आपको पूरा रेस्ट मिलेगा, प्रॉपर रेस्ट मिलेगा, तो आप 4 दिन में वो काम कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि आपकी अच्छी एनर्जी होगी, अच्छे विचार से आप काम करेंगे, आपका ध्यान पूरा केंद्रित होगा, आप कॉन्सेंट्रेट होकर काम करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें रहती हैं। यहाँ बात की जा रही है ट्विटर पर जब मैंने लोगों की राय मांगी कि वे क्या पसंद करेंगे, 1 माह की छुट्टियां या 4 दिन का वर्क वीक। 500 लोगों ने जवाब दिया और करीब 85% ऐसे थे जो छोटा वर्क वीक चाहते थे। ज़्यादातर लोगों का कहना था कि 4 दिन के वर्क वीक से उन्हें ऐसा काम करने के लिए अधिक समय मिल पाएगा जो उन्हें खुद के करीब लाएंगे। कुछ लोग अतिरिक्त समय का उपयोग ऐसा कौशल सीखने में करना चाहते हैं जो उनका जीवन और निखार सके। ये बात भी की जा रही है। आपको पता होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका कुछ सपना होता है बचपन में कि किसी को गिटार बजाना है, किसी को कुछ सिंगिंग करनी है मान लीजिए, लेकिन वो किसी ना किसी परिस्थिति के चलते नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसा होगा कि 4 दिन का उनको वीक मिल जाए, वहाँ पे अपना फुल फ्रेशनेस से, फुल एनर्जी से बहुत अच्छा आउटपुट निकालना है, लेकिन जो बकाया 3 दिन है तो वो जो उनकी महत्वाकांक्षा थी, जो करना चाहते थे, वो उसके लिए भी समय दे सकते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि जब उसको मेंटल मतलब जो उसको खुशी मिलेगी तो वो बहुत बड़ी होती है, मतलब फिजिकल से भी बड़ी होती है, कि उसको पता लगेगा कि वो जो करना चाहता था उसके लिए समय मिल गया है और वो उसे कर रहा है, उसमें सक्सेस भी पा रहा है वो। तो ये उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होगी, बात उसकी की जा रही है। यहाँ बात कर रहे हैं जैसे वाद्य यंत्र बजाना या कोई कलाकृति बनाना। कुछ अन्य ने कहा कि वे छुट्टी के इस अतिरिक्त दिन का उपयोग परिवार और मित्रों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने में करेंगे। कुछ ने इस समय को म्यूजियम घूमने जैसी रुचिकर गतिविधियों में लगाने की बात की है। तो ये गतिविधियां भले ही आर्थिक उत्पादकता ना बढ़ाएं, लेकिन मानव मूल्य बढ़ाने वाली जरूर सिद्ध होंगी। ऐसा मानव जो अपनों से जुड़ा हो और एक समुदाय का सदस्य होने का आनंद ले सके। ये सभी बातें एक व्यक्ति को संपूर्ण बनाती हैं। समय के अभाव में हम संबंधों की सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं। दशकों से अमेरिका में सफलता का पैमाना है आर्थिक तरक्की और लोगों का आकलन इस आधार पर होता है। हम अमेरिका की बात करते हैं, सुपर पावर है, बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत अच्छी इकोनॉमी, लेकिन वहाँ पे भी इतने अच्छे मानव मूल्य नहीं है। केवल हम इकोनॉमिक ग्रोथ ही उनकी देखते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नहीं देखते हैं। डेवलपमेंट में दोनों चीज़ें आती हैं। लोगों का आकलन इस आधार पर वहाँ पे किया जा रहा है कि उनकी उत्पादकता क्या है। खास तौर पर उच्च वर्ग में मानव जीवन व्यवसाय केंद्रित हो गया है, जिसे सीधे सीधे स्टेटस से जोड़ दिया जाता है। हमें कठोर परिश्रम की अपनी क्षमता पर गर्व है। यद्यपि उत्पादकता के जो लाभ हमने कमाए हैं वे व्यक्तिगत नहीं है। 4 दिन के वर्क वीक की मांग के लिए इसलिए है क्योंकि हमारे पास वक्त बिताने के लिए ऐसी चीज़ें जो मूल्यवान हैं और जिनकी कद्र की जानी चाहिए। अधिक लाभ की तरह हमें उन चीज़ों के लिए भी स्पष्ट रूप से बातें रखने की ज़रूरत है। तो ये बात की जा रही है मानव मूल्यों की। तो आपको मुझे आइडिया है कि अब कुछ आइडिया लग गया होगा कि किस दिशा में ये आर्टिकल ले जाना चाह रहा है। अब आप मुझे बताइए कि भारत के संदर्भ में क्या ये चीज़ें लागू हो सकती हैं, भारत में लागू की जानी है। मैं चाहता हूं कि आप अपना सुझाव मुझे जरूर दीजिए। यहां बात की जा रही है कोरोना काल की। बाजार में नए निवेशकों का भी कायम हुआ, यहाँ पे रिकॉर्ड कायम हुआ है। पूरे साल होगी आईपीओ की बरसात, बम्पर कमाई का मौका है इस बार। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती है। आईपीओ जब भी कोई नई कंपनी निकल के आती है, बनती है, तो अपना आईपीओ ऑफर करती है वो आपको नई कंपनी। इसके अलावा और कब होता है आईपीओ जारी? जब भी कोई कंपनी, विद्यमान कंपनी है, पहले भी अपना स्टॉक इशू अपना मतलब जारी कर चुकी है शेयर अपने, लेकिन जब कोई नया स्टॉक जारी करती है तब भी वो अपना आईपीओ इशू कर सकती है। 2 चीज़ें आईपीओ को लेकर के क्लियर रखिएगा आप। आईपीओ जब भी कोई नई कंपनी आ रही है तो अपना आईपीओ जारी करेगी, या फिर कोई ऑलरेडी जो अपने शेयर इशू कर चुकी है, कोई ऑलरेडी विद्यमान कंपनी है, 10-15 वर्ष पुरानी कंपनी, लेकिन अपना नया स्टॉक लेके आ रही है, तो उसके लिए भी आईपीओ जारी कर सकती है। इसके लिए सबसे ज़्यादा चर्चा में है अभी एलआईसी अपना आईपीओ जारी करने वाली है, जिसका बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं लोग, क्योंकि एलआईसी बहुत बड़ी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, गवर्नमेंट का हाथ है उसके अंदर, इसीलिए लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो बात की जा रही है शेयर बाजार ने किया है शानदार प्रदर्शन। 2021 में आईपीओ के मामले में बन सकता है नया रिकॉर्ड। 40 आईपीओ के बाजार में आने की संभावना इस साल। 80,000 करोड़ रुपए तक जुटाए जा सकते हैं इनके द्वारा आईपीओ के जरिए। 30 कंपनियों ने आईपीओ के लिए जमा कराए हैं अब तक दस्तावेज। 10 कंपनियों की इस महीने दस्तावेज जमा कराने की है योजना। तो इस महीने 55,000 करोड़ का प्लान है, टोटल 80,000 करोड़ का प्लान है इस साल का। ये बात की जा रही है आईपीओ के जरिए। तो बड़ा देखने को मिलेगा शेयर बाजार के अंदर, बहुत अच्छा मतलब फ्लो देखने को मिलेगा। तो ये आने वाले समय में चीज़ें आपको नजर आएंगी।
यहाँ बात की जा रही है, एक रिपोर्ट है, धरती पर मानव निर्मित वस्तुओं का बढ़ रहा है वजन, ये बात की जा रही है। जलवायु, ये इसके दुष्प्रभाव बताए गए हैं, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, पानी की कमी, जंगली जीवों का विनाश, प्रकृति के चक्र का असंतुलन, नदियों में कचरा बढ़ रहा है। तो बात कर रहे हैं स्पेशली प्लास्टिक की। धरती पर प्राकृतिक निर्मित तत्वों से ज़्यादा मानव निर्मित चीज़ों का वजन बढ़ता जा रहा है। क्या क्या चीज़ें देखिए, मानव निर्मित जो कि हमने बनाई हैं अपने लिए, प्लास्टिक, लोहा निर्माण, ईंटें, कंक्रीट इसमें प्रमुख हैं। द एंथ्रोपोसिन रिव्यू में प्रकाशित शोध ने खुलासा किया है। शोध के अनुसार 20वीं शताब्दी के शुरुआत में मानव निर्मित वस्तुओं का वजन पृथ्वी के कुल बायोमास का करीब 3% था। समझिए बात को, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मानव निर्मित जो ह्यूमन मेड चीजें हैं उनका जो वजन था पृथ्वी के कुल बायोमास का 3% था, लेकिन यह बढ़कर के 1.1 से अधिक हो गया है। शोध के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की जरूरतों के लिए उसके शरीर के वजन से अधिक वस्तुओं का हर सप्ताह निर्माण हो रहा है। शोध में मानव निर्मित वस्तुओं के वजन का अनुमान लगाया है। मानव निर्मित जैविक तत्वों व जीवों के वजन को बायोमास कहते हैं। 20 साल में दोगुना हुआ है वजन। प्लास्टिक, बोतलों, धातु, ईंट, कंक्रीट का वजन 20 साल में दोगुना हुआ है, जबकि प्राकृतिक तत्वों का वजन घटा है। जंगलों, जीवों का विनाश प्रमुख कारण है। 2040 तक मानव निर्मित वस्तुओं का वजन 1.1 टेराटन से बढ़कर 3 टेराटन हो सकता है, ये बात बताई जा रही है। प्लास्टिक इसमें सबसे खतरनाक एक मैन मेड चीज़ है, बहुत ही खतरनाक मैन मेड चीज़ है। ये मतलब हजारों वर्षों तक बनी रहती है धरती के ऊपर, तो ये सबसे खतरनाक है। आपको पता है सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर की भी पॉलिसी बनाई गई है भारत के अंदर। ये एक दृश्य है लंदन का। तो अभी आपको पता है यूरो कप हो रहा है वहाँ पे लंदन के अंदर, फाइनल मैच है। तो कोरोना को भूलकर वहाँ पे भीड़ उमड़ी है, देख सकते हैं कितने चेहरे हैं लंदन के अंदर। तो क्या हालात नजर आ रहे हैं, ये कोविड-19 की क्या गाइडलाइंस हैं, क्या धज्जियां उनकी उड़ाई गई हैं गाइडलाइंस की। तो इंग्लैंड और डेनमार्क के बीच यूरो 2020 फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मैच के बाद इंग्लैंड के जीतने और फाइनल में पहुंचने पर वेबले स्टेडियम के बाहर प्रशंसकों ने जमकर जश्न मनाया है। ये देख सकते हैं कितना बड़ा, कितना जबरदस्त क्राउड है लंदन के अंदर जो कि दिखाया गया है। तो इसको कहीं ना कहीं टैकल करने की, डील करने की जरूरत है। सरकार के द्वारा स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि ये तो आप समझ सकते हैं चेन तोड़ने का काम कर नहीं सकते, चेन बढ़ाने का ही काम कर सकती है। देखें आप कितने क्लोज हैं ये सारे के सारे लोग। जैसे कि मेले त्यौहार हमने पुराने देखे हैं, 2018 की बात करें, 2017 की बात करें, इस समय की ये तस्वीर ऐसी ज़रूर होती थी, लेकिन अभी कहीं देखने को नहीं मिल रही हैं। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो जरा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट में भेज सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।